Hello, dear students. Hope you all are good. I am Sucheta Rajput. So, our next topic is France become a constitutional monarchy. मतलब इसका मतलब क्या है कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची 1791 में जो फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया था। उसमें क्या था कि इसमें किंग की पावर कम हो गई थी। ठीक है, तो इसका यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना मतलब 1791 में जो नेशनल असेंबली ने फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट था वो पूरा किया। मतलब हम किसी भी चीज़ को फाइनल करने से पहले उसका एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं या रफली उसको लिखते हैं, उसी तरह ही इन्होंने भी एक ड्राफ्ट पूरा किया। एक किसी चीज़ को लिखकर तैयार करना मतलब उसका एक ड्राफ्ट फाइनल बनने से पहले उसका एक ड्राफ्ट रफली तैयार किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या था? किंग की पावर को लिमिटेड करना। पहले क्या होता था कि पहले सारी पावर किंग के हाथ में थी, मतलब सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में थी। पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो पावर थी वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हो गई थी, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब लॉ बनना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जस्टिस देना और लॉ को प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ये सारी पावर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में बांट दी गई। इस तरह फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का मतलब क्या है? यही है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का मतलब कि 1791 में नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट पूरा किया। नेशनल असेंबली ने एक रफली लिखकर ड्राफ्ट तैयार किया फाइनल होने से पहले। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था किंग की पावर को कम करना। पहले क्या होता था कि सारी पावर किंग के हाथ पे थी, मतलब सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी। पर जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया तब क्या होगी, जो पावर थी वो किंग की पावर लिमिटेड हो गई और उसको एक मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया उसकी पावर को, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, जुडिशरी जस्टिस देना, व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट। इस तरह फ्रांस अब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बन गया कि किंग तो रहेगा पर अब उसकी जो पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और लॉ के अकॉर्डिंग होगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से वो कोई भी कुछ भी अब करेगा जैसे वो पहले करता था। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची का मतलब। लॉज बनाने का की पावर किसके पास आई? पहले लॉज बनाने पहले तो सारी पावर किंग के पास थी ना। तो अब क्या हुआ रेवोल्यूशन के बाद कि लॉज बनाने की पावर किसके पास आई? नेशनल असेंबली के पास। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लॉज बनाने की पावर नेशनल असेंबली को दे दी गई। बट नेशनल असेंबली क्या थी? डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, उसके लिए भी नेशनल असेंबली को भी कुछ प्रोसेस करनी पड़ती थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी कि जिससे नेशनल असेंबली भी इलेक्ट करे। पहला प्रोसेस क्या थी कि सिटीजन्स पहले इलेक्टर्स का वोट देते थे, को वोट देते थे। ठीक है ना, इलेक्टर्स मीन्स जैसे ऐसे लोग जिन्हें सिटीजन्स चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, और फिर वे आगे असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये हो गया कि पहले सिटीजन्स वोट देकर इलेक्टर्स को चुनते हैं और फिर इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करते हैं। राइट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। राइट, फिर सभी लोगों को क्या था? पहले वोट देने का राइट नहीं था। उस समय सभी सिटीजन्स को
वोट देने का राइट नहीं था। किनको वोट देने का राइट था? केवल एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का राइट था। और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो 25 ईयर्स से ऊपर के जो मेल्स होते थे, सिर्फ उनको देने का राइट था। और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी, 3 दिन की लेबर के बराबर टैक्स देते थे, इन लोगों को ही वोट देने का राइट था। और बाकी लोग किस में आते थे? पैसिव सिटीजन्स में आते थे। वो पैसिव सिटीजन्स कौन कौन से होते थे? एक तो वो जो गरीब लोग होते थे, जो टैक्स नहीं दे पाते थे, और फीमेल्स, सभी महिलाएं। इन दोनों लोगों को वोट देने का राइट नहीं था, इन पैसिव सिटीजन्स को, जो गरीब थे, जो टैक्स नहीं, और जो टैक्स पे नहीं करते थे, और वुमेन्स को, फीमेल्स को, सभी फीमेल्स को। ठीक है। अब असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या शर्तें थी? अगर कोई व्यक्ति इलेक्टर या असेंबली का मेंबर बनना चाहता था, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसी बन जाए, नहीं, उसके लिए भी कुछ शर्तें थी। क्या थी? असेंबली का मेंबर्स वही बन सकता था जो हाई टैक्स ब्रैकेट में, मतलब वो होना जरूरी था। हाई टैक्स ब्रैकेट मीन्स जो काफी ज्यादा टैक्स देता हो, या फिर अमीर व्यक्ति हो, वो उनको कहा जाता था हाई टैक्स ब्रैकेट। उन्हीं लोगों को असेंबली का मेंबर बनने के लिए की परमिशन थी। यानी वह काफी ज्यादा टैक्स देने वाला हो, या फिर वो अमीर व्यक्ति होना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल पावर तक पहुंच सकते थे। केवल अमीर लोग ही, मतलब केवल अमीर लोग ही पॉलिटिकल पावर तक पहुंच सकते थे। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो थी वो इन्हीं लोगों ने करी थी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन से ही हुई थी। इनमें इनके कुछ बेसिक राइट्स बताए गए थे। इन लोगों ने कुछ बेसिक राइट्स क्या बताए थे? कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू लाइफ, हर इंसान को जीने का राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर व्यक्ति को अपनी बात खुलकर बोलने का राइट है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर व्यक्ति को अपनी राय या अपनी सोच रखने का राइट है, अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं। ये उनके कुछ बेसिक राइट्स थे जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स लोगों ने बोले थे। इन राइट्स को नेचुरल एंड इनएलाइनेबल राइट्स भी कहा जाता था। इसका मतलब ये राइट्स हर इंसान को जन्म से मिलते हैं और इन्हें कोई भी नहीं उनसे छीन सकता। ठीक है। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए थी? स्टेट की होती है। ठीक है ना भाई, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना कि हमें राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है, हमें अपनी राय और अपने विचार बोलने का अधिकार है, हमें अपनी सोच रखने का अधिकार है। हम और कानून के सामने सभी लोग को इक्वल होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीब या हर चीज का। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या हुआ इसका? कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बना दिया, जिसमें किंग की पावर लिमिटेड हो गई और लॉज बनाने की पावर नेशनल असेंबली को दे दी गई। राइट। ये था आपका फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, एनी डाउट,
any query without any hesitation, just comment me. Okay, I will reply you. Bye. Thank you.